रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हिंदी शिक्षण का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आगामी सीटेट में भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों के आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की विभिन्न विधाएँ। बालक के भाषा विकास में भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक की विलक्षण भाषिक क्षमता को विकसित करने के लिए भाषा की विभिन्न विधाओं को पढ़ना या विभिन्न विधाओं से बालक को अवगत कराना भाषा शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भाषा की विभिन्न विधाओं के रूप में हम प्राथमिक और प्रारंभिक कक्षाओं में गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण का शिक्षण कर सकते हैं। भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाओं व उनकी शिक्षण विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है। आइए देखते हैं गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अर्थ ग्रहण, शब्दोच्चारण, शब्द भंडार में वृद्धि, स्मरण शक्ति व सृजन शक्ति का विकास, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता, छात्रों में मौलिक कल्पना और शुद्ध लेखन का विकास, व्याकरण के नियमों की जानकारी व साहित्यिक सौंदर्य का बोध कराना है। गद्य शिक्षण में हम छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों तथा कहावतों का ज्ञान कराते हैं। विराम चिन्हों, वाक्य निर्माण और अनुच्छेदों में विषय वस्तु को बांटना भी गद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। गद्य शिक्षण की विधियाँ। पहला है अर्थबोध विधि। यह विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इस विधि में अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करता है और शब्दार्थ बताते हुए वाक्यों की व्याख्या करता है। इसमें छात्रों का कोई सक्रिय सहयोग नहीं होता और न ही छात्रों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर मिल पाता है। फलस्वरूप छात्रों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। आदर्श विधि। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो और भाषा विकास में उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अधिकांशतः इस विधि में हर्बर्ट की पंचपदी के अनुरूप शिक्षण किया जाता है। हर्बर्ट के अनुसार गद्य शिक्षण के निम्नलिखित सोपान होने चाहिए। सोपान आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पाठ्य वस्तु की तरफ आकर्षित करना होता है। प्रस्तावना के अंतर्गत छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों के समक्ष रखा जाता है और अंत में समस्यात्मक प्रश्न करते हुए उस विषय तक पहुंचना होता है जिसका शिक्षण किया जाना है। उद्देश्य कथन। समस्यात्मक प्रश्न में जो विषय बालकों के समक्ष समस्या के रूप में सामने आया था उस विषय को एक कथन के रूप में बालकों के सामने रखा जाता है। प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु के विभिन्न शिक्षण बिंदुओं को एक मनोवैज्ञानिक क्रम में बालकों के समक्ष रखा जाता है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत छात्रों के समक्ष आदर्श वाचन किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन होता है और प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से पाठ्य वस्तु की शब्दार्थ सहित व्याख्या की जाती है। पुनरावृत्ति भी प्रस्तुतिकरण का ही हिस्सा होती है। पुनरावृत्ति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उक्त शिक्षण बिंदु से संबंधित में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि छात्र पढ़ाए हुए अंश को भली भांति समझ पाए हैं या नहीं। गृह कार्य के निम्नलिखित दो उद्देश्य हो सकते हैं। अर्जित ज्ञान को विद्यार्थी लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सके और दूसरा है अलग अलग परिस्थितियों में विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीख सके। पद्य शिक्षण। कविता शिक्षण छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास और रसानुभूति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, देश एवं मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, सुनकर भाव ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, कवि के कथन का आशय बोध करना, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, यति, आरोह अवरोह एवं लय और भाव के अनुसार कविता का सस्वर वाचन करने की क्षमता उत्पन्न करना कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। कविता शिक्षण की विधियां। प्राथमिक स्तर पर पहला है गीत विधि। छोटे बालकों को तो गीत और कहानी बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं।
इन्हें मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ध्यान रखते हुए इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक उचित स्वर, लय और आरोह अवरोह के साथ गीता का सुपाठ करता है। पुनः कक्षा के सभी विद्यार्थी अध्यापक के साथ साथ लयपूर्वक गीत को सरल राग में गाते हैं। इस विधि द्वारा पढ़ाने पर खेल ही खेल में बालक अनेक गीतों को कंठस्थ कर लेते हैं। यह बालकों को कविता पढ़ाने की एक सफल विधि है। यह केवल छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। दूसरा है अभिनय विधि। कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो गीत प्रधान होने के साथ साथ अभिनय प्रधान भी होते हैं। ऐसे गीतों को भी इस विधि द्वारा भली भांति पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कविता का आदर्श अभिनय प्रस्तुत करता है। इस आदर्श अभिनय में उचित लय, स्वर और ध्वनि में गीत या कविता तथा उसका अभिनय दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। यह विधि बड़ी रुचिकर है। इसमें गीत विधि की भांति बालक अनेक गीतों को स्वतः कंठस्थ कर लेते हैं। यह विधि भी छोटे बालकों के लिए ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। अर्थबोध या शब्दार्थ विधि। इस विधि का प्रयोग उत्तर प्राथमिक कक्षाओं अर्थात 4 और 5 में किया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता का पाठ या तो स्वयं करता जाता है अथवा विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से करवाता चलता है। कविता पाठ के साथ साथ ही वह कविता का अर्थ भी विद्यार्थियों को बताता जाता है। इस विधि में पढ़ाने में शिक्षक छात्रों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपयुक्त नहीं है। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पहला है व्याख्या विधि। यह शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है तथा माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को केवल कविता का अर्थ ही नहीं बताता अपितु उन्हें कविता में निहित भाव, छंद, अलंकार आदि से भी अवगत कराता है। अतः इस विधि द्वारा कविता के शिक्षण में कविता के कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों को ही समझाने पर बल दिया जाता है। दूसरा है खंडान्वय विधि। इस विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है। इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियां अपनाई जाती हैं। विचारों को पृथक रूप से व्यक्त किए बिना उनको समझना बड़ा कठिन है, इसलिए शिक्षक प्रश्नों के आधार पर कविता में निहित विचारों और भावों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और इन्हीं के द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर आगे बढ़ता है। उच्च माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर कविता शिक्षण की विधियाँ। पहला है तुलना विधि। यह विधि भी व्याख्या विधि का ही एक रूप है। खोज करने पर कभी कभी यह एक ही कवि की एक से अधिक कविताओं में अथवा भिन्न भिन्न कवियों की कुछ कविताओं में विचार और भाव साम्य मिल जाता है। यदि विद्यार्थी किसी कवि की किसी कविता से भली भांति परिचित है तो उसके माध्यम से उसी विचार वाली दूसरी कविता को बड़ी सरलता से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। व्यास विधि। इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों की एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है, इसलिए इस विधि का नाम भी व्यास प्रणाली रखा गया है। भावों को हृदयंगम कराने के लिए इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। कविता में आए हुए अलंकारों आदि से भी विद्यार्थी को अवगत कराना पड़ता है। यह विधि उन्हीं के लिए रुचिकर है जिन्हें साहित्य का विशद ज्ञान है। इसी विधि द्वारा पढ़ाने पर बालकों के ज्ञान का अधिक विस्तार किया जा सकता है। समीक्षा विधि। इस विधि के द्वारा गद्य पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। इसमें कविता की आलोचना उसमें निहित कला और भाव दोनों पक्षों के आधार पर की जाती है। कला पक्ष के अंदर यह भी देखा जाता है कि अलंकार, छंद, शब्द, शक्तियों, रीतियों आदि पर कविता कहाँ तक खरी उतरती है। इस विधि में व्यास विधि की भांति शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही विषय का विशद ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों को भी आलोचना के सिद्धांत जानना आवश्यक है, अन्यथा वे इस विधि का अनुसरण नहीं कर सकते। रचना शिक्षण। अपने जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को लिखने या बोलने की आवश्यकता होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षक को छात्रों के समक्ष रचना शिक्षण करने की आवश्यकता होती है। क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखने एवं बोलने की आदत डालना, व्यक्तिगत भाषा शैली का विकास करना एवं आत्माभिव्यक्ति रचना शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। रचना शिक्षण के विभिन्न विधियों की चर्चा आगे की गई है।
प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियाँ देखो और रचो या खेल विधि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। इसका आधार पर मनोवैज्ञानिक होने के कारण विद्यार्थियों को इस विधि से अक्षरों और शब्दों का ज्ञान बड़ी सरलता से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी क्रिया और अनुकरण से स्व शिक्षा प्राप्त करता है, साथ ही साथ उसके हाथ का साधना तथा ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण भी होता रहता है। इन सभी विशेषताओं के कारण छोटे बालकों के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। शब्द प्रधान विधि रचना शिक्षण की यह विधि अमनोवैज्ञानिक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहले मस्तिष्क में विचार आते हैं, तत्पश्चात विचारों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें पहले शब्द बताए जाते हैं, उसके बाद में विद्यार्थी उनका प्रयोग करता है। चित्र रचना विधि रचना शिक्षण की यह एक उत्तम विधि है। यह महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि चित्रों को देखने में बालक बहुत रुचि लेते हैं। इस विधि में चित्रों के सहारे बालकों से कहानी बनवाई जाती है। कहानी से संबंधित कुछ चित्र होते हैं। शिक्षक उन चित्रों को उचित क्रम में बालकों को दिखाता है और बालक चित्रों को देखकर अपने निरीक्षण के आधार पर कुछ कहते हैं। जो कुछ कमी रह जाती है उसे शिक्षक पूरा कर देता है। इसी प्रकार सभी चित्रों को देख लेने पर बालक एक पूरी कहानी सीख लेते हैं। परंतु इस विधि की सार्थकता उसी समय है जब बालक स्वतः लिखना सीख जाए। पहली दूसरी कक्षाओं में तो इसे मौखिक रूप से ही चलाया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि इस विधि में शिक्षक संबंधी विषय पर एक उचित क्रम में प्रश्न पूछता जाता है। बालक उनका उत्तर देते जाते हैं। अंत में प्रश्नों के समाप्त होने पर शिक्षक बालकों को लिखने का आदेश देता है और वे इस विषय को लिखित रूप दे देते हैं। इसे भी उत्तर प्राथमिक कक्षाओं में अपनाया जा सकता है। अनुकरण विधि यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। छात्र दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां उद्बोधन विधि यह पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक उपयुक्त विधि नहीं है। इस विधि में शिक्षक बालकों को चित्र दिखाकर, प्रश्न पूछकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा उनकी कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करता है। वे निर्दिष्ट विषय पर स्वयं सोचते, निर्णय करते और लिखते हैं। अतः यह विधि के द्वारा आत्मकथा, जीवन चरित्र और वर्णनात्मक विषयों पर रचना कराई जा सकती है। प्रबोधन विधि इस विधि में शिक्षक निर्दिष्ट विषय से संबंधित पुस्तकें और सामग्री विद्यार्थियों को बताकर संपूर्ण सामग्री को सूत्र रूप में बताकर उनके सामने रख देता है। विद्यार्थी इन सब की सहायता से उस विषय पर रचना करते हैं। मंत्रणा विधि इस विधि में शिक्षक निर्दिष्ट विषय से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और अन्य सभी सामग्री विद्यार्थियों को दे देता है। छात्र इसी सामग्री की सहायता से स्वयं रचना करते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक का कार्य करता है। प्रवचन विधि इस विधि में पहले शिक्षक निर्दिष्ट विषय पर व्याख्यान देता है। व्याख्यान समाप्त होते ही विद्यार्थियों को लिखने का आदेश दे दिया जाता है और वे अपनी स्मृति के आधार पर रचना लिखते हैं। रूपरेखा विधि इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही समान रूप से क्रियाशील रहते हैं। इस विधि की दूसरी विशेषता यह है कि इसे किसी भी स्तर पर अपनाया जा सकता है। यह विधि उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर आदि कई विधियों का मिश्रित रूप है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को निर्दिष्ट विषय की रूपरेखा बता देता है। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर आदि की सहायता से पाठ का विकास किया जाता है। इसे सूत्र विधि भी कहते हैं। कहानी शिक्षण कहानी भाषा को एक रोचक रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। कहानी के माध्यम से बालकों को यथार्थ और आदर्श जीवन व्यतीत करने की शिक्षा मिलती है। बालकों की कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। पाठ्यवस्तु के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि बनी रहती है और छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। कहानी शिक्षण को दो रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। पहला है एक साधन के रूप में कहानी का उपयोग। इस रूप में किसी विषय को रुचिकर बनाने के लिए कहानी शिक्षण का उपयोग किया जाता है। एक साधन के रूप में कहानी विषय की जटिलता को समाप्त कर देती है और छात्रों में उस विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है। एक साध्य के रूप में कहानी का उपयोग। इस रूप में भाषा अध्यापक का मुख्य उद्देश्य कहानी पढ़ाना ही होता है।
जिसके लिए सूक्ष्म पाठ की पुस्तकें, द्रुत पाठ की पुस्तकें और विभिन्न प्रचलित लौकिक कहानियों की सहायता से भाषा अध्यापक कहानी शिक्षण करता है। कहानी शिक्षण के 3 अंग हो सकते हैं: शिक्षक द्वारा कहानी कहना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा कहानी कहलवाना और तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा कहानी लिखवाना। नाटक शिक्षण शुद्ध तथा प्रभावशाली वार्तालाप की शिक्षा प्रदान करने के लिए भाव प्रकाशन तथा भाषा के उचित प्रयोग द्वारा अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करने के लिए नाटक शिक्षण भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग बन जाता है। नाटक शिक्षण का उद्देश्य संवाद एवं अभिनय कला में छात्रों को निपुण करना, समय का सदुपयोग करने की शिक्षा देना तथा परिस्थिति एवं अवसरानुकूल आचरण की शिक्षा देना है। नाटक शिक्षण की विधियाँ: व्याख्यान विधि नाटक शिक्षण की एक प्राचीन विधि है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस विधि में अध्यापक नाटक की व्याख्या करते हुए उनकी कथावस्तु, पात्र और भाषा शैली के बारे में छात्रों को जानकारी दे देता है, साथ ही नाटक के गुण दोषों से भी अवगत कराता है। इस विधि में छात्रों को नाटक के गुणों का ज्ञान नहीं कराया जाता। भाषा के उतार चढ़ाव, पात्रों के क्रोध, हर्ष, करुणा, प्रेम आदि भावों से भी छात्र अनभिज्ञ रह जाते हैं। कक्षा अभिनय विधि: यह विधि अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है। इस विधि में छात्र नाटक के पात्रों के संवाद को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करते हैं, वह विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। अभिनय में भाग लेने से बालकों में आत्मविश्वास का विकास होता है। रंगमंच विधि: इस विधि को नाटक शिक्षण की प्रयोग विधि भी कहा जाता है। इसमें छात्र पात्र और परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में नाटक का अभिनय करते हैं। इस विधि में नाटक की मूल तथा छात्रों के मस्तक पटल पर रच सी जाती है। व्याकरण शिक्षण: किसी भाषा को सीखने के लिए हमें जिस नियमावली को जानना होता है वह व्याकरण कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। व्याकरण भाषा का नियामक शास्त्र कहा जा सकता है। अतः भाषा को लिखने के लिए व्याकरण को सीखना अनिवार्य है। व्याकरण शिक्षण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। इन्हीं मतों के फलस्वरूप व्याकरण शिक्षण के 3 सिद्धांतों ने जन्म लिया है। पहला है व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत। शिक्षा शास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को सीखना अनिवार्य है। बिना व्याकरण हम भाषा के शुद्ध रूप को इंगित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि विद्वानों का मानना है कि व्याकरण के बिना भाषा निरंकुश हो जाएगी। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें व्याकरण की अत्यंत आवश्यकता है। व्याकरण शिक्षण का यह व्यर्थता का सिद्धांत: बहुत से विद्वान व्याकरण के स्वतंत्र शिक्षण का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि भाषा साध्य है, व्याकरण मात्र साधन है। अतः हमें व्याकरण पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। हमारा उद्देश्य भाषा सीखना है, न कि व्याकरण। अतः बालकों को व्याकरण एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना निरर्थक है। इसके पीछे कई और तर्क दिए जाते रहे हैं, जैसे यदि व्याकरण को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा तो बालकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव पड़ेगा। एक अतिरिक्त विषय का बोझ बालकों के भाषा विकास में बाधक होगा। व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत: एक भाषा शिक्षक के सामने सदा से उक्त दोनों सिद्धांतों के कारण व्याकरण शिक्षण एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है। शिक्षाविदों का एक समूह व्याकरण के शिक्षण को अनिवार्य बताता है और दूसरा व्यर्थ। अतः एक भाषा शिक्षक को सदैव बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें व्याकरण के संप्रत्ययों को अलग विषय के रूप में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही बहुत से विषय ऐसे भी हैं जिन्हें यदि अलग विषय के रूप में न पढ़ाया गया तो भाषा जैसी नियमबद्ध व्यवस्था को सीखना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतः एक भाषा शिक्षक को विषय की जटिलता, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए व्याकरण को दोनों स्वरूपों अर्थात एक अलग विषय के रूप में तथा भाषा में समाहित करके पढ़ाना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम व्याकरण का समन्वित शिक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ: निगमन विधि या सूत्र विधि। यह विधि निगमन विधि भी कहलाती है। इस विधि में बालकों को व्याकरण संबंधी नियम पहले बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात उन नियमों का अभ्यास कराया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें संज्ञा का ज्ञान देना है
तो पहले बालकों को संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद कुछ वाक्य लिखकर या बोलकर विद्यार्थियों द्वारा उनमें से संज्ञा शब्द को छंटवाते हैं। आगमन विधि, सूत्र निर्माण विधि। आगमन विधि निगमन विधि के ठीक विपरीत होती है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, तत्पश्चात उसका अभ्यास, जबकि आगमन विधि में पहले प्रयोग बताया जाता है। नियम की खोज तो विद्यार्थी स्वयं करते हैं। यदि संज्ञा पढ़ानी है तो शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ वाक्य बोलेगा या लिखेगा और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछकर नियम के निकलवाने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा और नियम निकलवाएगा। अंत में शिक्षक परिभाषा की त्रुटियों को सही करके विद्यार्थियों से उसका अभ्यास करने के लिए कहेगा। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होने के कारण विद्यार्थियों का अवधान विषय पर केंद्रित रखती है। इस विधि में 3 पद होते हैं और तीनों ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। ये 3 पद उदाहरण, निरीक्षण एवं अवधान तथा नियमीकरण। आगमन निगमन विधि, यह विधि सबसे अधिक प्रभावी है। यह आगमन और निगमन दोनों विधियों का सम्मिलित रूप है। इसमें आगमन विधि द्वारा विद्यार्थी नियम की खोज करते हैं और फिर निगमन विधि द्वारा उस नियम का अभ्यास करते हैं। उदाहरण, संज्ञा पढ़ाने के लिए पहले उपयुक्त विधि से नियम की खोज की जाएगी, उसके पश्चात अभ्यास के लिए कुछ वाक्य लिखकर निगमन विधि द्वारा बालकों से उनमें से संज्ञा शब्द छंटवाए जाएंगे। भाषा संसर्ग विधि, इस विधि में व्याकरण पर सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर उसके व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को ख्याति प्राप्त लेखकों की कृतियां पढ़ने को दे दी जाती है। वे उन्हें पढ़कर स्वयं निर्माण करते हैं कि भाषा का सही रूप कौन सा है। यह विधि इस रूप में मनोवैज्ञानिक अवश्य है कि विद्यार्थियों को बुद्धि और तर्क से काम लेना पड़ता है। समवाय विधि, इस विधि में भी कई कठिनाइयां हैं, फिर भी यह भाषा संसर्ग विधि की अपेक्षा अधिक उत्तम है। गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ उचित मात्रा में ही यदि व्याकरण का ज्ञान दिया जाए तो यह विधि बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय के द्वारा भी दी जाती है, अर्थात रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए रचना पढ़ाते समय यदि कई वाक्यों में संज्ञा शब्द आए हो तो विद्यार्थी को संज्ञा का ज्ञान कराया जा सकता है। इसी प्रकार पद्य पढ़ाते समय छंद, अलंकार आदि की शिक्षा दी जा सकती है। यह विधि भाषा संसर्ग के ही समान है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और यहाँ हिंदी शिक्षण की जितनी भी विधियाँ थी उसकी संपूर्ण व्याख्या की गई है, अतः आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे।